सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज मंडे है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन चलेगी। डेट हो गई आज 3 नवंबर। 3 हो गई ना? हाँ जी बॉस। हाँ, 3 नवंबर 2025। और हमारा चैप्टर 1 तो हो गया था। आज हम पेज नंबर 18-19 से चलेंगे। चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ सेपरेशन का, रीजंस फॉर सेपरेशंस। सेपरेशंस के कारण क्या है, रीजन क्या क्या होते हैं सेपरेशन के लिए। तो यहाँ प्रफुल्ल सर कह रहे हैं कि मैनी ऑफ अस आर नॉट अवेयर दैट डे इन एंड डे आउट केसेस वी क्लेम एज क्योर्ड may not be real cures at all and may be dangerous separations। हम में से कई लोग इस बात के लिए अवेयर ही नहीं हैं। डे इन एंड डे आउट जो केसेस हैं हमारे, जिनको हम दावा करते हैं क्योर हो गया है, उनका वो वास्तविक क्योर नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि डेंजरस सेपरेशंस भी होते हैं। द रीजंस फॉर द अबव प्रेडिकामेंट आर मेनली फॉर, जो कारण है इस दशा के, सेपरेशन वाली के, डेंजरस सेपरेशन के जो कारण है, इसका नाम, इसका दुर्दशा एक तरह से कहा है प्रेडिकामेंट का। तो 4 हैं, 4 कारण बताए सर ने सेपरेशन के। कह रहे हैं नंबर 1 है मैनी ऑफ अस होम्योपैथ्स आर नॉट अवेयर दैट होम्योपैथी कैन आल्सो कैन सप्रेस। कई सारे तो हम में से यही नहीं जानते हैं कि होम्योपैथी भी सप्रेस कर सकती है। Hence they tend to prescribe rather casually. For example, Naxomica for constipation, Ignitia for grief, Arnica for injury, Staphysagria for mortification, etc. और चूंकि हम जानते ही नहीं है कई सारे लोग तो कि भी सप्रेशन भी करती है होम्योपैथी, इसलिए वो कैजुअली प्रेस्क्राइब करते रहते हैं। जैसे कब्ज के लिए नक्सोमिका दे दी, कहीं ग्रीफ मिल गया इग्निशिया दे दो, कहीं इंजरी हुई है तो आर्निका दे दो, कहीं मानहानि हुई है तो स्टेफिसाइक्लिन दे दो। ऐसे मोटे मोटी बातें पकड़ के दवाई देते रहते हैं हम। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है वेरी फ्यू होम्योपैथ्स टेंड टू फॉलो द हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। बहुत ही कुछ एक होम्योपैथ है जो हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का अनुपालन करते हैं, हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को देखते हैं अपने केसेस में। तीसरा पॉइंट बता रहे हैं बड़े सर, even if they want to follow they shall never see it until the right constitutional minimum is prescribed। और यदि उनमें से कुछ देखना भी चाहे हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को, तो इसको फॉलो, इसको अनुसरण इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो जब तक राइट कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिमम नहीं प्रेस्क्राइब होगी तब तक हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर प्रॉपर दिखेगा नहीं। अमित भाई बिल्कुल सही बात है। ये भी तीसरा कारण है। फोर्थ कारण, फोर्थ है द राइट कॉन्स्टिट्यूशनल minimum कैन नेवर बी रीच until they apply the cardinal principles rigidly। और राइट कॉन्स्टिट्यूशनल minimum पे आप कभी पहुंच नहीं सकते यदि आप मजबूती से कार्डिनल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। जो कार्डिनल प्रिंसिपल अब आगे आएंगे इसमें। पांचवा पॉइंट भी दे रखा, हालांकि ऊपर मेनली 4 कहा था, पांचवा पॉइंट कहा कि इवन इफ दे वांट टू फॉलो द लॉ ऑफ क्योर दे हैव नो डेफिनिट गाइडलाइंस एज टू विच इज द मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन एंड विच इज लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइड आउट डायरेक्शन ऑफ क्योर एंड सो ऑन। और यदि वो लॉ ऑफ क्योर को फॉलो भी करना चाहें, जो होम्योपैथ डॉक्टर्स कह रहे हैं दे हैव नो डेफिनेट, उनके पास कोई डेफिनेट गाइडलाइन ही नहीं है कि क्या मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन मानेंगे हम, क्या लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन मानेंगे। और हम पढ़ते चले आ रहे हैं स्टूडेंट लाइफ से क्या इनसाइड आउट डायरेक्शन होती है क्योर की, वो ये भी डेफिनेट गाइडलाइंस ना होने की वजह से भी लॉ ऑफ क्योर को या हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को हम नहीं देख सकते या उसे फॉलो नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सर कह रहे हैं कि माई प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी इन द फर्स्ट 10 years आई कन्फेस
हैज बीन फार फ्रॉम करेक्ट। कह रहे मैं इस बात कबूल करता हूं कि मेरी जो शुरुआती 10 साल की प्रैक्टिस थी वो बहुत दूर थी करेक्ट प्रैक्टिस से। आई यूज टू प्रेस्क्राइब समटाइम्स वन सिंगल सिम्टम, sometimes on particular symptoms, occasionally on pathology alone. I used to practice giving importance to only mental, not only the concept or base on prescribing was different at different times, but also the posology principles differed. न केवल कभी भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न आधार बनाए, कंसेप्ट बनाए मैंने अपनी प्रिस्क्रिप्शन के, बल्कि पोसोलॉजी प्रिंसिपल भी मेरे डिफर्ड रहे। मतलब मेडिसिन के मामले में कभी मतलब मदर टिंक्चर दे दिया होगा, कभी लो पोटेंसी दे दी होगी, कभी कहीं ऐसा पोसोलॉजी प्रिंसिपल भी डिफर कर रहे थे मेरे माध्यम से। आई यूज टू प्रेस्क्राइब सिंगल रेमेडीज, मल्टीपल रेमेडीज, फॉर्मूले 3 times a day और इवन आवरली। मैंने भी ऐसा किया है, कभी सिंगल रेमेडी दे दी, कभी मल्टीपल दे दी, कभी फॉर्मूले दे दिए, कभी 3 बार दे दी दिन में, कभी घंटे में दे दी। I confess that a lack of proper guidelines or maybe misunderstanding of those rules already laid down in the organon of philosophy and no standardization of practice due to lack of scientific correlation wherein are even today the chief cause of young homeopaths going astray. कह रहे मैं इस बात को भी कबूल करता हूं कि प्रॉपर गाइडलाइंस ना होना, मिसअंडरस्टैंड करना उन रूल्स को जो कि ऑलरेडी दिए हुए हैं ऑर्गन ऑफ फिलोसफी में, कोई स्टैंडर्डाइजेशन ना होना प्रैक्टिस में, लैक ऑफ साइंटिफिक कोरिलेशन होना, या वर एंड आर था भी और है भी आज भी, जो कि लैक ऑफ साइंटिफिक कोरिलेशन है। वो यही मेन कारण है, एक तरह से मुख्य कारण है कि होम्योपैथ जो है आज भी पथ भ्रष्ट हो रखे हैं, भूले भटके पड़े रास्ते से। उसके पीछे ये कारण है। सर कह रहे हैं आगे, दोज हु लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स आर फ्यू। जो अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग हैं वो कुछ एक ही हैं, बहुत कम है। दोज हु डोंट एंड गो ऑन रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स आर प्लेंटी। जो ऐसा सीख नहीं रहे हैं और रिपीट करते जा रहे हैं उन गलतियों को, वो खूब सारे हैं अभी भी हम में से। देयर आर सम ऑफ देम who even enjoy pride of place as good homeopath in a mislead homeopathic community, making rules of running colleges by being a member or leader of some or the other council in homeopathy. ये तो भाई बख्शी जी की तरफ भी उठा दी इंग्लिश सर ने, ये उनके लिए है ना। बल्कि वो जो एक तरह से इस तरह से काम कर रहे हैं, वो एंजॉय भी कर रहे हैं अपना एक स्थान अच्छे होम्योपैथ के रूप में मिसलीड होम्योपैथिक कम्युनिटी के बीच, और वो रूल बना भी रहे हैं, नए नए रूल तोड़ भी रहे हैं, वो कॉलेज भी चला रहे हैं, और वो बड़ी बड़ी काउंसिल जो अपनी दूसरी काउंसिल इन होम्योपैथी है उनके मेंबर्स और लीडर भी बने बैठे। तो अपने बख्शी साहब का भी CCH के वो थे मेंबर ना जी, तभी तो कॉल उस टाइम। हाँ कह रहे हैं, टू प्रूव माई पॉइंट आई एम हेयर विद कोटिंग एंड रिलेटिंग फ्यू ऑफ माई केसेस इन द फर्स्ट 10 years ऑफ माई 25 years ऑफ प्रैक्टिस। मैं कुछ यहाँ प्रूव करूंगा अपने पॉइंट्स को यहाँ पे, अपने जो मैंने बातें कही हैं, भाव बताए हैं, और रिलेट करूंगा उनको मैं अपने जो 10 साल के पहले केसेस थे उनको लेकर के, जो मेरी 25 साल की प्रैक्टिस में शुरुआती जो 10 साल के जो केसेस हैं उनको लेकर के मैं यहाँ कुछ बातें पॉइंट प्रूव करूंगा इस बात को लेके। केस को लेके चल रहे हैं। कह रहे हैं पहला केस है, एन ओल्ड लेडी ऑफ 60 years प्लस सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक माइग्रेनस हेडेक फॉर 15 years
was treated successfully by me in the initial days of my practice. 60 साल की लेडी जो कि 15 साल से माइग्रेनस हेडेक से सफर कर रही थी, क्रॉनिक, वो मेरी शुरुआती प्रैक्टिस में सक्सेसफुली ट्रीट हो गई, मेरे से ट्रीट करा मैंने उसको। शी हैड प्रेजेंटेड विद द फॉलोइंग सिम्टम्स, वो ये सिम्टम लेके आई थी: एक्यूट हेडेक, फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल विद सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग अकम्पनिंग इट। दूसरा सिम्टम था बर्निंग इन द इसोफेगस विद एक्सेसिव रोपी सलाइवेशन। तीसरा सिम्टम था वोमिटिंग वाज स्पाज्मोडिक एंड ग्रीनिश इन कलर। कह रहे आई आफ्टर हैविंग ट्राइड सेवरल मेडिसिन फॉर माइग्रेन आई फाइनली गोट रिजल्ट विद आयरिस वर्सिकोलर 1000 रिपीटेड 3 times a day for 2-3 months। आयरिस वर्सिकोलर को एक 1000 पोटेंसी की मैंने 3 महीने तक 3 times a day रिपीट करी। 3 months had barely elapsed after I cured her long-standing illness when she started getting mild tremors in the right thumb. 3 months had barely elapsed। 3 महीने बीते होंगे मेरे क्योर करने के बाद। 3 महीने बाद उसे उसकी जो लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस है, जब उसको मैंने, हाँ बेटा, 3 महीने में, हाँ 3 महीने में ही, अच्छा 3 महीने में ही जब वो क्योर कर दी है, क्योर पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि जिसको मैं क्योर समझ रहा था या जो क्योर हम कहेंगे, वो जब मैंने कर दिया 3 महीने में ही उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस को, तो वो उसको माइल्ड ट्रीमर शुरू हो गया राइट थंब में, मितवाल दीपशिखा। बहुत बड़ी। This was followed by tremors in the hands, and within a year's time, she was full-fledged case of Parkinson's disease। उसको माइल्ड ट्रिमर राइट थंब में शुरू हो गया, उसके बाद ट्रिमर उसके हाथ में होने लगा और 1 साल के अंदर अंदर उसको फुल फ्लैश्ड केस बन गया वो पार्किंसंस डिजीज का। अमितपाल कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि अब पता है क्या है, यहाँ से नॉलेज नहीं है तो आदमी जो होम्योपैथ है वो ये सोचते हैं कि ये पार्किंसन मेरी दवाई से नहीं आई है, हाँ वो पार्किंसन को ट्रीट करने लगते हैं, हाँ है ना। अभी जैसे आप मेरे को एकदम से याद आया कि बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर ना वो हाइट बढ़ाने की दवाई देते हैं, फॉर्मूला हाँ ब्राइटाकार हाँ कैल्शियम का एक हाँ होता है सात दवाइयों का, और 6-6 महीने तक खिलाते हैं बच्चों को, हाँ 4-4 6-6 महीने। उसके बाद कुछ और बॉडी में आ जाता है तो वो कहते हैं कि हाइट तो नहीं बढ़ रही, चलो इसका ट्रीटमेंट चालू कर लो। हाँ लेकिन उनको समझ आता है कि ये जो हम 6-6 दवाइयां दिन में 4 बार 3 बार खिला रहे हैं, हाँ ये की जाएगी पेशेंट को। हाँ बिल्कुल भाई, तो यही बात है। वो ये नहीं बिल्कुल, समझते कि हमारे किसान ने वहां पहुंचा दिया उसको, वही हाँ सोचते हैं एलोपैथी कि ये दूसरी डिसीज आ गई है। हाँ हाँ, और ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो रहा है सब कुछ। ये 99% यही चल रहा है। हाँ, तो आगे कह रहे हैं बड़े सर, कह रहे हैं टुडे फॉर द लास्ट 15 years शी हैज बीन प्रोग्रेसिवली क्रिपल्ड ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग ए ट्रेमुलस वेजिटेबल। आज वो पिछले 15 साल से प्रोग्रेसिवली, लगातार बढ़ते हुए जकड़ती जा रही है, घिरती गई, क्रिपल्ड होती गई, लगभग वो ट्रिमुलस वेजिटेबल स्टेज में आ गई। वो बिल्कुल वेजिटेबल स्टेट में है आज की डेट में। वेजिटेबल स्टेट होती है जो बस केवल जिंदा है और कुछ नहीं कर पा रहा, ना कुछ हिल पा रहा, डुल पा रहा कुछ, बल्कि वेजिटेबल तो बहुत ही गहरी बात कह दी उन्होंने। कह रहे वो एक वेजिटेबल स्टेट में पहुंच गई। आई क्योर्ड हर हेडेक एंड क्रिपल्ड विद पार्किंसंस डिजीज। मैंने उसका सिर दर्द सही करके उसे जकड़ा दिया, उसे क्रिपल्ड कर दिया पार्किंसंस डिजीज से। ये कन्फेस है
ये अपनी गलतियों से सीखना है। बड़े सर का एक्सेप्टेंस है यूनिवर्सली। वो बड़े विरले ही लोग ऐसे हैं, रेयर लोग ऐसे हैं जो अपने इस तरह के केस जो गड़बड़ हुए उनको ओपनली पब्लिश कर दें। अमित पाल, तो बस मानने को तो मान ले, लेकिन छपे बुक में छापता कौन है कि हमेशा हमेशा की मेरी गलती भी अमर हो जाए। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो देखो, जो छापते हैं वही फिर पावरफुल विजयाकर भी बनते हैं, ये भी जान लो सीखते हुए। डेयर टू बी वाइज, डेयर टू बी वाइज ऐसा नहीं है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। डेयर टू बी वाइज का मतलब ये भी है कि अपनी गलतियों को भी खुले खुले पैमाने पर, खुले रूप में स्वीकार करो और करेक्ट करो। ये डेयर ऑर्डर सेपरे ये भी था, है भैया। सर ये मेरे को ये बात तो थोड़ा ना वो लगता है कि उन टाइप के उनको इतना दिमाग भी था सर के पास कि उनको ये पता चल गया था कि मेरी दवाई से सप्रेस होकर वो पार्किंसन में ले गई, तो कहीं को ये भी नहीं पता होता कि दवाई से सप्रेस हुआ है या पार्किंसन वैसे डेवलप हुआ है। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट करो सवाल। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे सर को शायद ये भी मतलब ये पता होना कि ये दवाई से सप्रेस हुआ हो और वो फिर पार्किंसन की तरफ गया हो, उनको ये भी मतलब पता था, उतना कॉन्शियस था कि शायद इससे गया हो। नहीं, जैसे कई बाद लोगों को में तो ये भी ये नहीं पता था। बाद में भी आई है सामने निकल के। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है ना किसी फिजिशियन की, तो वो पहले क्या हो गया उसके हाथ से वो बाद में अपडेट होता है। कई बार हमारे केसेस में ऐसे देखने को मिला होगा कि अबे यार ये तो ऐसे करना था, अबे यार वो तो उससे सही हो गया। ऐसा होता है ना। तो जैसे जैसे बड़े सर की नॉलेज बढ़ी, डॉक्टर श्रेय, बड़े सर ने इस मिस्टेक्स को तब कोरिलेट करा कि यार ये तो वो गड़बड़ हुई थी जब वो 7 लेयर ऑफ सप्रेशन लेके आए ना, कि कैसे कैसे एक स्किन की प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है। जब उन्हें ये क्लैरिटी हुई एम्ब्रियोलॉजी के माध्यम से, अपने लेयर्स के माध्यम से, 7 लेयर से, जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट एक्सिस है, न्यूट्रिशनल ग्रेडियंट एक्सिस कैसे उल्टा चलता है, कैसे डिजीज का मतलब कैसे सीधा चलता है न्यूट्रिशनल, कैसे डिजीज का अपोजिट चलता। जब ये सर का क्लियर हुआ तो सर ने तब इसको लेकर आए। जब वो कर रहे थे अपने हाथ से उस समय, तब उसको प्रति अवेयर नहीं थे। हम होते ही नहीं है कोई भी। हम जैसे हम नहीं देख रहे हैं, हम पहले हम भी मान लो 3 खुराक दे देते थे, तो अब हमें एक ग्लोब्यूल देते हुए भी लगता कि यार ये बड़ा है, अमित पाल। तो ऐसे, हाँ भाई सर सर ये पूछ रहा था कि सिर्फ पार्किंसन ही क्यों आई, सप्रेशन होने में पार्किंसन, उससे रिलेटेड कोई और डिसीज क्यों नहीं हाँ, है? कुछ और भी आ कोर्निया, सकता था, कुछ और भी आ सकता था। ये सेंसिटिविटी से रिलेटेड है दोस्त। ये वैसे तो अगर देखें तो ये तो माइग्रेन था, तो वो नर्व से नर्व पे चला गया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने कह दी कि किसी भी एक तरह का सप्रेशन किसी भी रूप में जा सकता है। जैसे 7 लेयर ऑफ सप्रेशन में ये जरूरी नहीं है, एक दिन पहले भी बात हुई थी कि फर्स्ट लेयर का सप्रेशन होने के बाद सेकंड लेयर का डिजीज आए ही आए। डॉक्टर सुगंध, हो सकता है कि उसका 4th लेयर का ऑर्गन सेंसिटाइज है, तो स्किन का इरेप्शन दबने के साथ दबते ही 4th लेयर की डिजीज आ सकती है। कोई 100% 1 2 3 4 5 6 7 वाला जो रूट है, जरूरी नहीं है कि पैथोलॉजी इसको फॉलो करेगी। पैथोलॉजी उस बंदे की अपनी सेंसिटिव ऑर्गन से रिलेटेड, उसकी शरीर में नेक्स्ट वन क्या सेंसिटिव टिश्यू या ऑर्गन या विसरा है उस पे जाती है। तो मान लो किसी का स्किन का दबा तो एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। कई बोलते हैं ना, कई फीमेल आएंगी कि जब से वो कॉस्मेटिक वो कराया ट्रीटमेंट चेहरे का तो मेंसेस गड़बड़ हो गए। बड़ा आम मिलता है ये। कई लोगों को पता चला कि स्किन का दबाया तो जॉइंट पेन आ गए। कई लोगों को पता है स्किन का दबाया तो चक्कर आने शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं है कि ये स्किन से डाइजेस्टिव पे जाए, फिर कनेक्टिव टिश्यू पे जाए, फिर हार्ट और लंग्स पे जाए, या फिर उसके बाद फिर एंडोक्राइन पे जाए, फिर नर्वस सिस्टम पे जाए। ऐसा एक ट्रैक फॉलो जरूरी नहीं है मिले, क्योंकि पर्सन टू पर्सन सेंसिटिविटी अपनी, ससेप्टेबिलिटी अपनी अलग होती है टिश्यू की। बस एक मन में आ रही है,
क्या ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हमने उसे कौन सी मेडिसिन से सप्रेस किया और क्या पोटेंसी से? जैसे आयरिस वर्सिकोलर से किया सर ने, और वो भी 1 ml था, रिपीटेड डोज में था, तो एक तरह से उसकी प्रूविंग थी, शायद कहीं उसकी प्रूविंग में ये आता हो। हाँ, प्रूविंग वाला भी हो, पैथोजेनेसिटी ऑफ मेडिसिन भी इसमें थोड़ा बहुत रोल प्ले कर सकती है कि वो जोर जबरदस्ती वो सेंसिटिविटी बना सकती है प्रूविंग की तरह से, ससेप्टेबिलिटी बना सकती है प्रूविंग की तरह से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि अगर एक तरह का ड्रग मटेरियल आप देते जाओ, मान लो किसी को ओपीएम देते जा रहे हैं, तो ओपीएम की जो अपनी पैथोजेनेटिक पावर है वो जिस टिश्यू पे ज्यादा है, जिस सिस्टम पे, तो हो सकता है कि उसको वो सेंसिटाइज कर दे प्रूवर की तरह है जी। एक तो ये बात है। दूसरा, यदि आपने मिनिमम डोज दी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ सर ने 3 महीने तक दी 3 बार। अगर आपकी मिनिमम डोज से भी सप्रेशन हो रहा है तो उसमें चांस है कि नेक्स्ट वन जो ससेप्टेबल ऑर्गन या टिश्यू है वो इन्वॉल्व होएगा, है जी। ये बहुत अच्छी बात कह दिया आपने कि जहां आप रेगुलर डोज देते जा रहे हो तो यहाँ तो पैथोजेनेटिक पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग वाले सिम्टम भी आएंगे पक्का। और यदि आपका लोअर डोज में भी, मिनिमम डोज में भी सप्रेशन हो रहा है तो वहां जरूरी नहीं है उसके पैथोजेनेटिक सिम्टम आए, पैथोजेनेटिक पावर जो है, जो पैथोलॉजी क्रिएट करती है वो मेडिसिन, वो नहीं आएंगे, वो आएंगे फिर सप्रेशन में नेक्स्ट वन ससेप्टेबल ऑर्गन को लेकर के। दीपशिका, क्लियर हो रही है बात ये? जी बस। हाँ, तो ये भी है कि हम सबके ऊपर कुदरत कितनी मेहरबान है कि इधर तो थ्योरी ऑफ सप्रेशन और उधर 50 मिली स्केल, जहां ये तो बात सही कह रहे हो। और 50 मिलीसिमल स्केल में ये खतरा नहीं है। ये खतरा नहीं है। अगर आप वहां दे रहे हैं, रिपीटेड भी दे दिए कुछ, तो वहां ऐसा नहीं खतरा है, बशर्ते बहुत ही ज्यादा इडियोसिंक्रेटिक या बहुत ही ज्यादा सेंसिटाइज बंदा ना हो तो। हरिमोहन चौधरी साहब ने हल्की सी विंडो उसमें भी दे रखी, लेकिन प्रैक्टिकली नजर नहीं आएगा 50 मिलीसिमल, क्योंकि हैनीमैन साहब ने यही कह दिया था कि होम्योपैथिक एग्रावेशन वगैरह नहीं आएंगे ये वो। तो बहुत ही, मतलब आपने बड़े अच्छे पॉइंट रख दिया अमितपाल। वो नगण्य है वहां पे, जो यहाँ आम तौर पे नुकसान है, वहां नुकसान नगण्य है आपके सप्रेशन से, मतलब आपके रिपीटिशन से। सप्रेशन तो अपने आप में सप्रेशन ही है खैर, लेकिन वहां एकदम से इंसान को बहुत बड़ा खतरा ऐसा नहीं बनेगा 50 मिलीसिमल से। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं। नेचर जब देती है चारों तरफ से ही रास्ते खोलती है, बस हम उनको समझ लें, उठा लें, ये अलग बात है। तो ये था केस पहला। हाँ भैया, कहते कुदरत जब देती है तो वो छप्पड़ फाड़ के देती है। हाँ, लेकिन बस लेने वालों का बर्तन ऐसा होना चाहिए। कहते हैं ना, अमित शर्मा कहता है अक्सर कि अपना बर्तन बड़ा करो। देने वाला तो हमेशा दे रहा है, अपना अपना बर्तन बड़ा करो, अपना अपना झोली फैलाओ बड़ी, है दीपशिका? जी बॉस, मेरी मम्मी के गुरुजी भी यही कहते हैं कि तुम मांगोगे अपनी औकात से, वो देगा अपनी औकात से। हाँ, आप मांगोगे अपनी इच्छा अनुसार, वो देगा आपकी औकात के अनुसार, जितना नहीं, और जैसे हम जो मांगेंगे, हम तो छोटा ही मांगेंगे, अच्छा चलो यही कर लेते हैं, और वो कहेंगे मैं तुम्हें देता हूँ ना, जब मैं दूंगा तो मैं चारों तरफ से तुम्हें दूंगा, बहुत अच्छे से दूंगा। हाँ, लेकिन पता है, एक अमितपाल ही बोलता है, अमितपाल भाई ने रिपीट करी 1-2 बार बात, मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो बोलता है कि भगवान ये कहते हैं कि तुझे वो नहीं मिलेगा जो तू चाहता है, तुझे वो मिलेगा जिसके तू लायक है। बस यही कोरिलेशन ये है कि जैसे हम मान लीजिए हम 1 ग्लास दूध भगवान से मांगना चाहते हैं कि मैं 1 ग्लास दूध दो, अब भगवान कहेंगे मैंने तुम्हारे लिए 1 बाल्टी तैयार करके रखी है, तो तुम 1 ग्लास मांगो। तुमने अपनी औकात से मांगा 1 ग्लास, मैं तुम्हें अपनी औकात से दूंगा, मेरा बाल्टी भर देने का है, तो मैं तुम्हें बाल्टी अवेलेबल तो 100% है वहाँ, अवेलेबल तो बाल्टी नहीं, आप ट्रक भर लो, कैंटर भर लो, अवेलेबिलिटी तो 100% है। हाँ, तो आप ओपन रहिए, जो आपको यूनिवर्स देने के लिए तैयार है उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। बस अपनी रिसेप्टिविटी को बढ़ाओ,
अपनी 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 एफिशिएंसी को बढ़ाओ। अवेलेबल तो 100% है और था और रहेगा। जो जितना ले पा रहा है इसका मतलब उसने अपने आप को उतना ही सक्षम बना पाया बस। तो इसलिए मुझे वो बात अच्छी लगी अमित की कि आप खुद को जितना बड़ा करते जाओगे ये यूनिवर्स आपको उतना इसमें से लेते जाओगे। यहाँ तो है ही ऑलरेडी। हम अपना पात्र बड़ा कर रहे हैं। बस पात्र बड़ा करो समझदारी का। अब हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं हमारे अपना अपना सबका पात्र है, हम सबका बर्तन है, सबकी समझ है, सबकी अपनी मेहनत है। वो उतना ही इन शब्दों को उठा रहा होगा। यही रीजन है कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे जब होते हैं, हम एकेडमिक में हाई स्कूल इंटर में, टीचर तो एक ही तरह से पढ़ा रहा होता है, लेकिन एक बच्चा किस लेवल पे समझ लेता है उस चीज को, वो उसका अपना पात्र है, अपनी पात्रता है। बिल्कुल। तो ये यूनिवर्सल है ये बात भी वैसे हर जगह। तो केस और कर लेते हैं। केस है, कह रहे अनदर लेडी कमिंग टू मी विद वाइड स्प्रेड बाल्डनेस वाज कंप्लीटली एंड मिरेकुलसली क्योर्ड। क्वेश्चन मार्क फिर लगाया। एक दूसरी लेडी जो बिल्कुल बाल्डनेस थी बहुत ज्यादा, उसको वो कंप्लीटली और मिरेकुलसली क्योर हो गई। बाय मी विद विनका माइनर 200 एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली फॉर 6 months ऑन द बेसिस दैट द हेयर which had fallen off were being replaced by white hair। विनका माइनर 6 महीने तक दी और भाई बाल जो आए ऑन द बेसिस दैट द हेयर which had fallen off were being replaced by white hair। मतलब ये बेस बनाया या वो व्हाइट आ गए ऑन द बेसिस पे ना। ये वाइन का माइनर का सिम्टम है कि हाँ, इस बेस पे दी। ओके, व्हाइट हेयर व्हाइट हेयर आ जाते हैं। यदि आ रहे हैं तो विनका माइनर होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रशांत बेटा कि ये बेस बनाया कि गिरे हुए बाल जब वापस आते हैं तो व्हाइट आते हैं, तो ये विनका माइनर में है। ये सिम्टम उठा के मैंने उसको 6 महीने तक खिला दी। दिस केस earned me a lot of fame as well as patient, but put my conscience a tremendous turmoil as I saw this lady develop a dreaded tumor in the breast which turned out to be malignant। इस केस ने मुझे बहुत नेम फेम भी दिया, पेशेंट भी दिया, लेकिन मेरी जो कॉन्साइंस है वो ट्रेमेंडस टर्मोइल में चली गई जब मैंने देखा कि ये मैंने कि उस लेडी को डेवलप हो गया एक ड्रेडेड ट्यूमर इन ब्रेस्ट में। एक भयावह ट्यूमर बन गया ब्रेस्ट में जो कि मैलिग्नेंट हो गया। डॉक्टर सुगंध का आंसर आ गया यहाँ पे। देखो अब उसको यहाँ ब्रेस्ट में ट्यूमर बन गया, उसको पार्किंसन हुआ था। जी जी जी, है ना भाई। तो जिसकी जैसी सेंसिटिविटी होगी वो सप्रेशन में वैसे ही आगे परेशानी को लेके अपने अपने हिसाब से इंडिविजुअली बढ़ेगा। तो यहाँ देखो विनका माइनर बालों के लिए दी, लेकिन बन गया इसको ड्रेडेड ट्यूमर इन ब्रेस्ट। आई गेव हर हेयर एंड टुक अवे हर लाइफ। बड़े सर कह रहे हैं मैंने उसे बाल दे दिए लेकिन उसकी जान ले ली। क्या दर्द है यार लाइन में ना। मैंने उसको बाल दे करके उसका जीवन छीन लिया, उसका जीवन ले लिया, उसे जीवन से विरक्त कर दिया। भाई ये गहराई तभी समझ में आ जाती है जो बंदा असली बात जान जाता है, उसके खतरों को भी वही भापता है। अदर रिजल्ट्स में कह रहे हैं मैनी केसेस ऑफ चिल्ड्रन विद रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस ट्रीटेड बाय मी विद स्पेसिफिक एंड मिक्सचर हैव बीन फाउंड बाय मी टू कम बैक विद डलनेस ऑफ मेमोरी। दूसरे केसेस में जिनका मैंने ट्रीटमेंट करा था टॉन्सिलाइटिस का, वो भाई डलनेस ऑफ मेमोरी के शिकार हो गए। They failed to pass in subject in which they used to previously secure high marks। वे उन्हीं सब्जेक्ट में फेल होने शुरू हो गए जिनमें वो सबसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर करते थे। The parents are happy that the child has overcome the disease, has developed good immunity to cold drink, good weather, change in weather etc। माँ बाप खुश थे कि उनका बच्चे को अब डिजीज के प्रति इम्यून हो गया है, अब उसको ठंड भी नहीं लगती जल्दी जल्दी, कोल्ड ड्रिंक लेने से ठंडे वेदर में अब बीमार नहीं होता।
They happy that the child has put on weight and become chubby, but they do not relate the loss of memory or dull of intellect to the disappearance of cough and cold. वो खुश थे कि बच्चे का वजन भी बढ़ रहा साहब हमारे, अब बच्चा वो भी हो रहा है, हेल्दी भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, लेकिन वो लॉस ऑफ मेमोरी को रिलेट नहीं कर पा रहे थे, उसको डलिंग ऑफ इंटेलेक्ट को नहीं कर पा रहे थे, जो कि डिसअपियरेंस ऑफ कफ एंड कोल्ड के बाद हुई। देख रहे हो कितनी बारीकी पे जाके सप्रेशन होते हैं। फिर कह रहे हैं कि यंग बॉय विद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमास हैव बीन ट्रीटेड विद रिमार्केबल ऑकमन एंड रिलीफ। एक यंग बॉय ब्रोंकाइटिस का शिकार क्रॉनिक का और अस्थमा का वो ट्रीट हुआ बड़े अद्भुत तरीके से, ऑकमन एंड रिलीफ, सागरता से वो ठीक हुआ और रिलीफ आया। दे स्टॉप गेटिंग अटैक्स ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड वीजिंग मच टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पेरेंट्स। अटैक जो है ब्रोंकाइटिस के और वीजिंग के थम गए, जिससे सेटिस्फाई हो गए, सेटिस्फैक्शन पेरेंट्स के लिए ये था। These children gradually change in their looks, appearance and behavior। गजब की बात है, ट्रीटमेंट के बाद उन बच्चों का अपीयरेंस, उनका लुक्स बदलने लगा, उनका स्वभाव में बदलाव आ गया अमितपाल। बिल्कुल। They become obese, the features starts rounding, the nose changes from sharp to plump। दीपशिखा याद करो साइकोटिक पिक्चर जो बड़े सर देते थे, कैसे सोरा साइकोसिस में कन्वर्ट होता है, मतलब फिजियोग्नोमिकली, फीचर वाइज कैसे आपको सप्रेशन नजर आ जाएगा। कोई सोरिक फेस था आपकी दवाई के बाद, यदि वो बच्चा साइकोटिक गोलमोल हो गया चेहरा, तो आपने समझ लो वो साइकोसिस में पहुंचा दिया भाई। नाक उनकी शार्प से प्लम्प हो गई। द फेस चेंजेस फ्रॉम लॉन्ग थिन टू फ्लैशी एंड पल्पी। चेहरा उनका जो लॉन्ग थिन था वो फ्लैशी और पल्पी हो गया। ये सप्रेशन है डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर श्रेय। भले ही बीमारी ना आ रही है, भले ही अगली बीमारी भी ना आ रही डॉक्टर श्रेय, लेकिन अगर आपका बच्चा सोरिक फेस से साइकोटिक फेस में कन्वर्ट हो गया, अगर एज से पहले ना के अडल्ट एज में जाके, अडल्ट एज में तो थोड़ा बदलते भी हैं, अगर आपके ट्रीटमेंट के दौरान बाद तुरंत ही ये बड़ा तेजी से रिमार्केबल चेंज उसमें आ रहा है, तो समझ लो सप्रेस हुआ है। कि इंतजार ये मत करना कि अगली लेयर का डिजीज आ रहा है या नहीं आ रहा। सम एलोपैथिक फ्रेंड्स स्टार्ट accusing this homeopath of clandestinely administering steroids looking at the moon face। और कई एलोपैथ जो हैं दोस्त हमारे एक्यूज करने लगते हैं होम्योपैथ को कि भाई तुम अपनी दवाई में स्टेरॉइड दे रहे हो, इसलिए गोलमोल हो गया, मून फेस हो गया। कहते हैं ना, आज समझ में आ गई ना कि कहते हैं स्टेरॉइड होता है नहीं होता होम्योपैथी में। वो स्टेरॉइड नहीं होता, वो सोरा को साइकोटिक फीचर्स में बदलना होता है सप्रेशन के द्वारा, होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा, ना कि स्टेरॉइड, क्योंकि स्टेरॉइड भी मून फेस करती है। हाँ अमित, अगर सिफिलिस से साइकोसिस में जा रहा है तो नहीं समझना कि हाँ, अगर सिफिलिटिक फीचर शार्प है और वो चबी होने, क्या बात है यार, भगवान का लाख लाख शुक्र है हम लोग साथ हैं। समझ रहे डॉक्टर सर, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर दीपशिखा, अगर सिफिलिटिक फीचर्स हैं डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर सुगंध, और वो अब पीछे हटके थोड़ा सा अफेक्शनेट लगने लगा, जो बड़ा विकृत चेहरा लगता था, देखने से बड़ा उससे रिपल्सन सा होता था, वो चेहरा यदि आपको प्रिय सा लगने लगे, आपका अफेक्शन सा लगने लगे, उसमें राउंडनेस आने लगे, तो वो पाथ ऑफ क्योर है, वो रिवर्सल ऑफ मियाज़म है। बात है ना क्लियर डॉक्टर श्रेय भाई? तो हम उसके जो डिमीनर है, उसका जो प्रेजेंटेशन है पेशेंट का, डिमीनर कह लो या उसके जो फीचर चेंज को कह लो, डिमीनर कहो कॉर्पोरियल डिमीनर, बल्कि माइंडेड डिस्पोजिशन वाला ना हो करके, अगर ये कॉर्पोरियली डिमीनर उसका बदल रहा है तो सिफिलिस से पीछे को आ रहा है साइकोटिक फीचर, तो क्योर के रास्ते में, और सोरा से साइकोसिस की तरफ को बढ़ गया है, तो हम सप्रेशन के रास्ते पे हैं। बहुत बढ़िया अमित पाल भाई। कह रहे हैं आगे,
द होम्योपैथ इज श्योर he has not administered steroid, and thou baffled defends himself vainly by arguing that the boy has become obviously healthy. होम्योपैथ इस बात को लेकर श्योर भी है कि उसने स्टेरॉइड नहीं दिया और वो बेकार ही उस पे एक तरह से आरोप लग रहा है, व्यर्थ ही अपने आप को डिफेंड करता है बेकार में कि बच्चा ना हेल्दी हो रहा आपका, वो ऐसे कह के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है होम्योपैथ। उसे भी नहीं पता ना क्यों हुआ है गोल, और स्टेरॉइड है नहीं, तो कहता है यार नहीं, स्टेरॉइड नहीं है, ये बच्चा ना जब ठीक हो रहा था इसका शरीर अब स्वस्थ हो रहा तो मोटा तो होएगा ही, ऐसा कह देते हैं हम लोग। दिस हेल्दी बॉय अनफॉर्चुनेटली नाउ स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड। अब ये जो हेल्दी बॉय हो रहा था, तभी मून फेस होता, अब ये अनफॉर्चुनेटली अभी इसको थकान जल्दी होने लगी। टायर्ड ऑन गोइंग अपस्टेयर्स, टायर्ड ऑन साइकिलिंग, ऑन प्लेइंग। जब ये सीढ़ियां चढ़ता है तो जल्दी थक जाता है डॉक्टर साहब। अब जब ये साइकिलिंग करता है तो इसको सांस फूल जाता है, जल्दी थक जाता है। जब ये पहले तो बहुत देर तक खेलता रहता, अभी खेला नहीं जाता, जल्दी थक जाता। लिथार्जी क्रीप्स इन, और आगे चल के फिर ये लिथार्जी जो है, इसमें लिथार्जी की तरफ को ये खिसक गया। He is blamed for his overeating and less exercise, which could be the cause for his predicament. उस बच्चे को ब्लेम किया जा रहा है कि तू ये ज्यादा खा रहा आजकल इसलिए, और एक्सरसाइज करता नहीं। माँ बाप आपसे पहले कहने लगेंगे उसको, माँ बाप आपके पास आएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब ये खावे और सोवे, एक्सरसाइज करता नहीं, मोटा होता जा रहा। ये नहीं समझ में आया ना माँ बाप को कि भाई ये सप्रेशन है। तो उसकी इस दुर्दशा का, इस दशा का जो कारण उसके ज्यादा खाने को मानने लगते और कम एक्सरसाइज को मानने लगते। द रीजन इज फार फ्रॉम एनी वन ऑफ देम। कारण तो असली क्या है, उनकी पकड़ से बहुत दूर है भैया। क्या मजा आ गया। हाँ, तो बारीकी से चीजों को अंडरस्टैंड किया हुआ है, इसलिए वो डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर थे। इसलिए प्रफुल्ल विजयकर सर थे वो। नहीं तो लोग मिनका वाइनर देके और आयरिस हेडेक देके, अरे उसमें छपवा दें भैया, क्लिनिक में फोटो लगवा दें, एक बिफोर और आफ्टर कह के, उसी में झूलते रहते हैं। फिर मुझे याद आते हैं वो दोस्त अपने जो मेरे से ये कहते हैं कि भाई वहां 100 गज का प्लॉट ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली। और मेरी अंदर से ये निकलता है, मैंने कहा भाई जाने कितनों की स्थितियां खराब करके तुम वो 100 गज का प्लॉट लेके खुश हो रहे हो। हाँ पढ़ के हाँ, बस लेकिन भाई ज्ञान की कमी है दोस्त, उन्हें एकदम डायरेक्ट तो क्या कहें, जाने अनजाने में बड़े अपराध हो रहे हैं हम लोगों से। ये उसके है जी, आप कह रहे हो ना, वो भी 1% है। अगर मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर लेते चलो, कि अपने बच्चों के फोन आते हैं, सर हमें ऐड कर दो, सर प्लीज ऐड कर दो, सर प्लीज ऐड कर दो। और आप मेरे ख्याल से 125-26 की स्ट्रेंथ है यहाँ पर जो ऐड की है। इतने रेगुलर इसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं, 4 दिन आते हैं, 6 दिन आते हैं, चाहिए शॉर्टकट, चाहिए फॉर्मूला बेस, कितना आ रहा है, नेचर आ रही है ना। नहीं सही है भाई, बिल्कुल नहीं, पुरुषार्थ तो चाहिए भैया, पुरुषार्थ चाहिए और सच्ची नियत चाहिए, गुड इंटेंशन चाहिए। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मतलब सही बात है। मतलब कितने लोग हम में से 20, 25, 30 की संख्या कभी क्रॉस हुई नहीं, मुझे लग रहा है कभी भी। 28, 24 रहे हैं कभी, एक आध बार 30, 32 हुए होंगे। खैर, प्रभु सबको आशीर्वाद दें और सबको सद्बुद्धि दें भैया। इन्हीं शब्दों के साथ हम यही रुकेंगे आज। सबको देर सबेर सबकी मति सुधरे, और हमारी पहले सुधरे भैया, हम दूसरों की क्या बात करें। अमित, सबसे पहले हमारी सुधरे, हम अपने ऊपर ध्यान दें। बस बगल वाले यात्री को ऑक्सीजन लगाने से पहले स्वयं ऑक्सीजन लगाएं। यस 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 यस, प्लेन की यात्रा याद आ गई। वो यही कहती है एयर होस्टेस कि भाई अपने आप को कैसे लगाना, पहले वो उस पर ध्यान दे, तब बाद वाले का ध्यान दे। क्या बात कह दी आपने।
तो यहीं रुकेंगे। सबको नमस्ते भाई, सबको धन्यवाद, सबको राम राम। जय राम राम कृष्ण राम जी, जय बॉस, राम जी, राम जय राम। राम जी। राम 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 जी, राम राम बेटा।